कि आज मैं आपको दर्पणों के उपयोग बताने जा रहा हूं। और जब मैं आपको दर्पणों के उपयोग बताऊंगा तो मुझे आपको यह भी बताना चाहिए कि वास्तव में उपकरण कौन कौन से हैं जहां पर इनका उपयोग होता है। इसलिए आज की जो हमारी क्लास है वो बोर्ड पर हमारी क्लास नहीं है। मत- मतलब हमारी क्लास आज किस पर है? आज हमारी क्लास जो है वो आपको इस तरीके से एनिमेशन के ऊपर होगी। तो अभी तक आपने जो पढ़ा है कि जो दर्पण होते हैं उनमें आपने दो तरह के दर्पणों को आपने देखा गोलीय दर्पण के अंदर। एक तो आपका जो है इस तरीके से आपने देखा था कि वो बिल्कुल ही प्लेन जो है मिरर था, समतल दर्पण था। ऐसा आपने देखा था, ये इस तरह से ये समतल दर्पण था। फिर आपने ये इस तरीके से, ये यहाँ देखिए इस तरीके से ये अंदर की ओर दबा हुआ था, तो आपने कहा ये अवतल दर्पण है जो अंदर की ओर दबा हुआ है, जिसका परावर्तक पृष्ठ मतलब ये वाला देखिए कांच वाली साइड को देखिए, इसका जो परावर्तक पृष्ठ है इधर ये इसको पॉलिश कर दिया है, ये इसका परावर्तक पृष्ठ है, ये अंदर की ओर क्या है दबा हुआ है। तो आपने कहा है अवतल दर्पण है, कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव, कॉन केव, केव मतलब गुफा, गुफा मतलब अंदर की ओर दबी हुई, तो कॉनकेव अवतल दर्पण है। और एक आपने ये देखा था कि ये वाला जो दर्पण है, ये देखिए ये वाला दर्पण को देखिए, इसमें ये वाला उभरा हुआ है कॉन्वेक्स, है ना। तो ये वाला साइड जो है इसका क्या है, ये उत्तल है ना। उत्तल है मतलब ये आगे की ओर उभरा हुआ है। तो इस तरीके से हमने बेसिकली ये आपके जो है दर्पणों के बारे में जो बात की थी, वो दर्पण इस तरीके से हमने बात की थी कि हमारे दो और ये एक तीन। तो ये हमारा समतल, ये अवतल और ये उत्तल, तीन तरीके के दर्पण मैंने आपको अभी तक सिखाए हैं। अब आज जो मैं बात करने जा रहा हूं बेसिकली, क्योंकि जो हमारा समतल दर्पण है उसमें तो हम देखते हैं कि समतल दर्पण को तो आप कहीं भी यूज कर सकते हैं जहां पर आपको आपका सीधा आभासी और जो है वो आपको अपना सीधा आभासी और आप जैसा ही मतलब उतना का उतना ही प्रतिबिंब चाहिए, तो आप समतल दर्पण का उपयोग कर लेते हैं। मतलब समतल दर्पण ऑलवेज क्या करता है, सीधा आभासी और मतलब सीधा बनाता है, आभासी बनाता है, और साथ में हमारी जो साइज होती है उस साइज का ही प्रतिबिंब बनाता है। और साथ में समतल दर्पण में आपने ये बात भी सीखी थी कि जितना हम दर्पण के सामने होते हैं हमारा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है। तो ये समतल दर्पण के बारे में हमने पढ़ा था। ये प्लेन मिरर के बारे में पढ़ा था, जो हमारे घर में हम जिससे कंघा वगैरह करते हैं, जिसके सामने खड़े रहकर हम जो जो हम कंघा वगैरह करते हैं, जो हमारा हम मुंह वगैरह चेहरा वगैरह देखते हैं, वो समतल दर्पण है। लेकिन अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो दो इन दर्पणों की करने जा रहे हैं, ये आपका अवतल और ये आपका उत्तल दर्पण। तो अवतल मतलब कॉनकेव, उत्तल अंग्रेजी में बोलेंगे कॉन्वेक्स। इनके क्या उपयोग हैं, एग्जाम में इनके उपयोग पूछे जाते हैं, और इनके उपयोग व्यावहारिक जीवन में भी हमको पता होना चाहिए कि क्या है। तो हम इन दर्पणों के उपयोगों पर बात आज करेंगे। तो जो दर्पण है, यूजेस ऑफ मिरर या दर्पणों के क्या उपयोग हैं, क्योंकि जब अवतल या उत्तल दर्पण का जब निर्माण हुआ है तो निश्चित रूप से उनके उपयोग भी होंगे। तो इन उपयोगों पर हम आज बातचीत करेंगे। तो चलिए लेट वी स्टार्ट, हम बात शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको थोड़ा सा मैं आपको ये बता देता हूं कि ये जो दर्पण होते हैं, ये जो आपने सीखा है अभी तक उसके बारे में जरा सा एक थोड़ी देर आपके साथ बात कर लेता हूं, फिर मैं इनके उपयोगों पर आ जाता हूं। जैसे आपने कहा कि अवतल दर्पण, अब अवतल दर्पण मतलब ये वाला आपका जो है ये अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण में क्या हुआ, ये वाला देखिए ये अवतल दर्पण है, इसमें ये जो है ये जो इसकी सरफेस है ये वाली, है ना, परावर्तक सतह ये अंदर की ओर दबी हुई है। कॉनकेव, केव बना हुआ है, गुफा बनी हुई मतलब अंदर की ओर दबी हुई है, तो हम इसको कहते हैं ये अवतल दर्पण है। ठीक है। तो अब इस अवतल दर्पण में क्या हो रहा है, देखिए यहाँ आपके इसमें स्लाइड के ऊपर आप देखेंगे अगर ध्यान से, तो ये देखिए इसका परावर्तक पृष्ठ ये अंदर की ओर दबा हुआ है। ठीक है। तो जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा होता है, मैंने काफी सारी बातें इसके बारे में बता दी है पिछली सारी लाइव क्लासेस में। इसमें आपको प्रतिबिंब रचना के नियम बताए मैंने आपको, इन सब की मैंने आपको परिभाषाएं बताई, जिनमें से दो दो परिभाषाएं एग्जाम में आती है। साथ में मैंने अवतल दर्पण की आपको 6 स्थितियां भी बताई है जिनमें प्रतिबिंब बनता है। तो जो स्टूडेंट अभी तक लाइव क्लासेस से नहीं जुड़े थे, आज ही जुड़े हों, तो वे पिछली सारी लाइव क्लासेस को अवश्य देख लें, ताकि उनका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बेटा सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि 10th क्लास में सबसे टफ चैप्टर यही लगता है, और इसीलिए मैंने लाइव क्लासेस में इसको सबसे पहले उठाया है। तो देखिए यहाँ आपको मैं बताने जा रहा था कि ये जो है परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा हुआ है। देखिए आप, ये परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर कैसा है, दबा हुआ है ना, मतलब कर्व्ड है, वक्रित है, इधर अंदर की ओर वक्रित है ना।
तो ये कहलाएगा आपका अवतल दर्पण, या जिसको हम कहेंगे कॉनकेव मिरर। ठीक है, अब इसमें देखिए यहां क्या है, ये पी क्या है, ये पी जो है ये है ध्रुव। इस अवतल दर्पण का क्या है, ध्रुव। हाँ बेटा, मैंने आपको मैसेज बॉक्स में भी एक बात बताई थी, मैं अभी फिर से आपको बोल रहा हूं। आप इसको हायर पिक्चर क्वालिटी में देखिए। आपके अपने राइट साइड में ऊपर देखिए 3 बिंदु बने होंगे, उन 3 बिंदुओं पर आप क्लिक कीजिए। और अगर आपके पास में आपको अगर 720 मिल जाता है तो 720 पे देख लीजिए। अगर लिखा हो हायर पिक्चर क्वालिटी तो हायर पिक्चर क्वालिटी पर आप इसको अवश्य देखिए। मतलब आप इसको अच्छी पिक्चर क्वालिटी में देखेंगे तो ये जो सारे अक्षर हैं या जो लिखे हैं लेटर्स, ये बहुत साफ और बहुत स्पष्ट दिखाई देंगे, तो आपको एनिमेशन देखने में भी मजा आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पी हमारा क्या है, ध्रुव। ये जो परावर्तक पृष्ठ होता है ना, ये परावर्तक पृष्ठ है अवतल दर्पण का, और इसका जो मध्य बिंदु या केंद्र होता है इसको हम बोलते हैं पी या ध्रुव। ये मैंने आपको परिभाषा में बताया था। तो ये पी, अब चूंकि इसका ये वाला जो है परावर्तक पृष्ठ इधर है, तो एफ भी इधर रहेगा और सी भी इधर रहेगा। और ये जो पी एफ और सी को मिलाने वाली जो लंबी रेखा, इसको हम क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। ये आपको मैंने सब सिखाया है ना। नहीं नहीं आपको नहीं पता चल रहा तो कम से कम अभी इतना अवश्य देख लीजिए। अब ये यहां देखिए, ये जो गोली दर्पण है ना, गोली दर्पण दो तरह के हैं, अवतल और उत्तल। तो ये जो गोली दर्पण है अवतल वाला, ये जिस गोले का भाग है इसके केंद्र को हम कहते हैं इसका वक्रता केंद्र। तो ये हो गया सी, वक्रता केंद्र को सी बोलते हैं। और अगर मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण है तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है, तो ये आपका फोकस पॉइंट हो जाता है अवतल दर्पण में। तो ये जो पी और सी आप बनाएंगे उसके बीचों बीच में कौन रहता है, एफ रहता है। ये भी आपको पता है। तो ये पी एफ और सी इस तरीके से आपका अवतल दर्पण यहां बनता है। तो ये हो गया आपका अवतल दर्पण। पी ध्रुव, पोल, एफ फोकस, है ना, फोकस पॉइंट जिसको आप कैपिटल एफ लिखते हैं, है ना। और ये सी आपका हो गया वक्रता केंद्र। तो तीन बातें, ध्रुव, फोकस, वक्रता केंद्र। और ये एम वाली लाइन को अगर यहां से यहां तक का ये पूरा हिस्सा लंबा सीधा सीधा देख लें तो ये द्वारक है। ठीक है, अभी उसकी जरूरत नहीं है। तो ध्रुव, फोकस और वक्रता केंद्र इस तरफ होंगे इसमें अवतल दर्पण में। किस तरफ, लेफ्ट साइड में। और इसीलिए मैंने बताया था कि ये लेफ्ट साइड में रहने से ये दूरी आपकी क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है ना। क्योंकि प्रकाश की किरण को आप हमेशा किधर से लाते हैं, इधर से ही लाते हैं। याद रखना, लेफ्ट से लाना है प्रकाश की किरण को। तो ये दूरियां क्या होती है, उसके विपरीत रहती है, तो हम इसको कहते हैं माइनस, इधर वाली को। और ये प्रकाश की किरण इधर से आएगी। ठीक है, लेफ्ट से ही लाना है हमेशा, याद रखिएगा, ये परिपाटी है, परंपरा है। अब मैं दूसरा दर्पण भी आपको हैंड टू हैंड बता देता हूं, और वो है उत्तल दर्पण या कॉन्वेक्स मिरर। उसमें देखिए ये जो आपका परावर्तक पृष्ठ है ना, ये देखिए ये बाहर की ओर वक्रित है ना, ये बाहर की ओर वक्रित है। देखो आप, मतलब ये जो कांच वाली चिकनी साइड है बाहर की तरफ है ना। तो ये कौन सा दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण। इसमें परावर्तक पृष्ठ किधर था, अंदर की ओर दबा हुआ, है ना। अब आप कहेंगे इनको इनको जब हमें कई बार मुझे कुछ स्टूडेंट्स इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये जो आपने पॉलिश वाले निशान लगा रखे हैं, डैश 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 डैश, ये किधर लगाना है। तो एक बात आप ध्यान रखिए, कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। ये आपका कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। तो इसका परावर्तक पृष्ठ किधर दबाना है, अंदर की ओर दबा दो। ये कौन सा उत्तल है, तो इसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ बना दो। पॉलिश हमेशा राइट साइड में करना है ना, सीधे हाथ की तरफ। और जो चमकीला भाग है वो चाहे अंदर की ओर दबाओ चाहे ऊपर की ओर उभरा हो, उसको हमेशा लेफ्ट साइड में रखना है। क्योंकि प्रकाश को आप इधर से लाएंगे, तो जब आप प्रकाश को इधर से लाएंगे तो चमकीला साइड तो इधर ही होना चाहिए ना, चमकीला साइड इधर ही रहेगा। ठीक है, क्लियर हुआ। ये प्रकाश जब इधर से आएगा तो चमकीला साइड तो इधर ही रखना है ना आपको, और पॉलिश किधर रखना है, पीछे की तरफ, मतलब सीधे हाथ की तरफ। और इसमें ये याद रखना, ये आपका ध्रुव तो यही है जैसे यहां था, मतलब परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु या केंद्र। लेकिन इसमें क्या हुआ है, फोकस और ये वक्रता केंद्र, ये इसमें इस तरफ होते हैं, राइट साइड में, है ना, फोकस और आपका वक्रता केंद्र। क्योंकि गोला इसमें इस तरफ बनता है तो वक्रता केंद्र इधर बनेगा, है ना, और इधर ही क्या रहता है, फोकस रहता है। तो पीएफसी इसमें राइट साइड की ओर होते हैं, किसमें, उत्तल दर्पण में। और ये पीएफसी को मिलाने वाली लंबी रेखा होती है मुख्य अक्ष। तो याद रखिएगा, ये आपके अवतल और उत्तल दर्पण मैंने आपको पिछले वीडियोस में पढ़ाए हैं। अगर आपने नहीं पढ़े, चैनल पर जाकर देख लीजिए और वहां पर जाकर आप इनको सीख लीजिएगा। ठीक है, आपको सिंपली क्या करना है, केवल इतना लिखना है कि कॉनकेव मिरर बाय गजेंद्र सर, या कॉन्वेक्स मिरर बाय गजेंद्र सर, या दर्पण की परिभाषाएं बाय गजेंद्र सर। मतलब मेरा बाय करके जब आप नाम लिख देंगे तो आपको उस टॉपिक पर वीडियो मिल जाएगा, चाहे वो 10th हो, 9th हो, 11th हो, 12th हो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते। अब हम देखेंगे इनके उपयोग।
तो ये आपका हो गया अवतल, बिल्कुल दिमाग में अवतल का पिक्चर आपका क्लियर हो गया। ये आपका हो गया उत्तल। अगर आपको यहाँ प्रैक्टिकली भी देखना हो तो मैं बता देता हूँ। ये आपका अवतल है ना, कॉनकेव, ये परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा हुआ, तो ये आपका हो गया अवतल। ठीक है, ये अवतल है। और ये आपका है उत्तल। ये देखिए, ये आपका उत्तल है ना, इसमें परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ है, तो ये उत्तल है। ठीक है, तो ये अवतल और उत्तल। अब मैं इनके उपयोगों पर आता हूं। चलिए उपयोगों की सूची बनाते हैं, और एग्जाम में इनके उपयोगों को किस तरीके से लिखना है ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो चलिए, अब शुरू शुरू में हमने ऊपर को अवतल दर्पण लिया है, तो शुरुआत भी हम अवतल दर्पण से ही करेंगे। चलिए लेते हैं अवतल दर्पण के उपयोग। देखिए, पहला जो उपयोग यहां आपको दिखाई दे रहा होगा, ये लिखा हुआ है शेविंग मिरर में, मतलब दाढ़ी बनाने वाले दर्पण में। अब आप कहेंगे नॉर्मली हम तो दाढ़ी जो है वो समतल दर्पण में ही बना लेते हैं, है ना, लेकिन दाढ़ी बनाने वाला मिरर अगर आप बाजार से खरीदेंगे, या दाढ़ी बनाने के लिए दर्पण आप बाजार से खरीदेंगे, तो फिर वो आपको समतल दर्पण नहीं देगा। समतल दर्पण तो हम अपना चेहरा देखने के लिए यूज करते हैं, सिंपली जो हम अपने बाल वाल कंघी करते हैं, अपने आप को देखते हैं, तो हम चाहते हैं कि हम जैसे हैं वैसे ही उसमें नजर आए, ना बड़े छोटे कुछ भी नजर आए, तो फिर वो समतल दर्पण यूज कर लेते हैं। लेकिन जो शेविंग मिरर होता है, वो शेविंग मिरर को जो है आपको अवतल दर्पण यूज करना पड़ता है। अवतल दर्पण क्यों यूज करना पड़ता है? क्योंकि आप शेविंग मिरर में चाहते हैं कि आपका जो चेहरा है ना, क्योंकि उसमें आपको पूरा देखने की जरूरत नहीं। दाढ़ी बनाना है तो दाढ़ी तो आपको क्या करेंगे, चेहरे की बनाएंगे। तो जब आपको चेहरे की दाढ़ी बनाना है तो आप क्या करेंगे, आप चाहेंगे कि आपका चेहरा थोड़ा बड़ा दिखे। बड़ा दिखने से क्या होगा, आपके चेहरे पर जो बाल वगैरह है, जो दाढ़ी आई हुई है, वो भी थोड़ी बड़ी दिखेगी, साफ साफ दिखेगी, तो आपको शेविंग बनाने में आसानी होगी। तो फिर ऐसे में शेविंग या दाढ़ी बनाने के मिरर के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। क्यों होता है, याद कीजिए। अवतल दर्पण की एक स्थिति ऐसी है जिसमें वो, देखिए अवतल दर्पण में 6 स्थितियां होती, मतलब आप अगर उसके सामने वस्तु को रखते हैं, तो अवतल दर्पण जो होता है आपका, वो अवतल दर्पण, ये वाला जो अवतल दर्पण होता है, ये वाला अवतल दर्पण जो होता है, ये 6 तरीके से प्रतिबिंब बनाता है। कितने तरीके से? 6 तरीके से। देखिए ध्यान से, ये देखिए, ये आपका 6 तरीके से प्रतिबिंब बनाता है। अब यहां आप देखिए, ये इसमें देखना आप, ये बड़ा दिख रहा होगा, ये देखिए, ये 6 तरीके से। अब आपका क्या है कि 6 तरीके से प्रतिबिंब बनाता है, तो इसमें जो छठा तरीका होता है, 5 तो बनते हैं उल्टे और वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण में, सिखाया है मैंने। नहीं सीखा कोई बात नहीं, अब यहां से देख लीजिए, जो छठा वाला है वो बनता है सीधा, आभासी और बड़ा। तो भैया, हमारे मुंह का अगर सीधा प्रतिबिंब बन जाए, थोड़ा बड़ा बन जाए, और हम दर्पण में हम दिखने लग जाए बड़े होकर, हमारा मुंह बड़ा दिखने लग जाए, तो दाढ़ी बनाने में आसानी होगी ना। तो अवतल दर्पण का ये जो हमारा उपयोग है, ये है शेविंग मिरर में, मतलब दाढ़ी बनाने वाले दर्पण में। अभी देखिए, यहां आपको दिखाई दे रहा होगा, ये शेविंग मिरर, देखिए आप, ये शेविंग मिरर, और इसमें ये व्यक्ति का देखिए, ये व्यक्ति इसके सामने खड़ा है, तो केवल इसका ये वाला जो हिस्सा है, नाक के नीचे वाला, और ये इतना बड़ा दिख रहा है कि वो आराम से उसको देख पा रहा है। और जब वो शेविंग करेगा, तो इस हिस्से पर वो बहुत आसानी से कॉन्सेंट्रेट करके बहुत अच्छे तरीके से वो शेविंग कर पाएगा। तो शेविंग मिरर में उसका उपयोग होता है। अब आपको एग्जाम में पूछा गया अवतल दर्पण के उपयोग लिखिए, तो आपने लिख दिया शेविंग मिरर में या दाढ़ी बनाने वाले दर्पण में। लेकिन कैसे, क्या हो गया ऐसा कि इसके सामने आप आए ना, इसने बड़ा बना दिया? और क्या क्या आप इससे बहुत दूर चले जाएंगे तब भी ये बड़ा रहेगा, या कुछ दूरी पर जाएंगे तब भी ये बड़ा रहेगा, या बिल्कुल इसके पास में आएंगे तब ये बड़ा रहेगा? बिल्कुल इसके पास में आएंगे तब ये बड़ा रहेगा, अदरवाइज अदरवाइज तो फिर ये उल्टा कर देगा। अब देखिए कैसे, कहाँ आना पड़ेगा आपको, इसको देख लीजिए। ये देखिए अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण, ये परावर्तक पृष्ठ वक्रित है ना, अंदर की ओर दबा हुआ। ये कौन है? पी को क्या बोलते हैं, जल्दी से बोलिए, पी को क्या बोलते हैं? ध्रुव। एफ फोकस, सी वक्रता केंद्र, कंफ्यूज मत होइएगा। सी वक्रता केंद्र, एफ फोकस, पी ध्रुव, पी पोल ध्रुव, एफ फोकस, FOCUS, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र। आपको क्या करना है, आपको छठी स्थिति अवतल दर्पण की बता रहा हूं, आपको ध्रुव और फोकस के बीच में आना है, मतलब आपको बहुत आगे आना पड़ेगा इस दर्पण के सामने। तो ध्रुव और फोकस के बीच में आ जाइए आप, ये छठी स्थिति है। मतलब वस्तु को P और F के बीच में रखेंगे। वस्तु मतलब आपका जो चेहरा है, इस चेहरे को ये जो मिरर है, इस मिरर के ध्रुव और फोकस के बीच में लाना। तो यहां आपकी वस्तु हो गई। चलिए इसका मैं कुछ नाम दे देता हूं, AB लिख देता हूं इसको।
तो ये ए बी एक वस्तु होगी। देखिए कहाँ आ गई है, ध्रुव और फोकस के बीच में ये ए बी वस्तु आ गई। ठीक है, यहाँ ये ए बी का मतलब है आपका चेहरा। ठीक है, ये दर्पण का फोकस आपके चेहरे के पीछे कहीं जा रहा होगा, आप उसके बीच में आ गए, मतलब ध्रुव और फोकस के बीच में आ गए। अब क्या होगा, मैंने आपको बताया कि प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम 2 किरणों की आवश्यकता होती है, और एक किरण मैंने आपको फिक्स सिखाई कौन सी होती है। तो आपको एक किरण मैंने सिखाई कि आप मुख्य अक्ष के समांतर चले जाइए और दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से निकल जाना, तो आप निकल जाइए। ये देखिए यहां से चलना आपको मुख्य अक्ष के समांतर, ये काली वाली जो लाइन है क्या है, मुख्य अक्ष, मतलब पी एफ और सी को मिलाने वाली लंबी लाइन कहलाती है मुख्य अक्ष। पता है ना आपको, पी एफ और सी को मिलाने वाली ये लंबी लाइन, ये काली लाइन आपको दिखाई दे रही होगी, ये मुख्य अक्ष है। तो अब एक मुख्य अक्ष के समांतर जाओ, मतलब ये मुख्य अक्ष है तो यहां इसके समांतर आओ, ये मुख्य अक्ष के समांतर आए, है ना, ये मुख्य अक्ष के समांतर आए। अब दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से जाएंगे, फोकस से जाएंगे, तो निकाल दीजिए दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से। ये देखिए एफ से होकर चली गई है, यहाँ देखिए मैं ये बिंदु को देखिए, यहाँ ये मुख्य अक्ष से समांतर आई, दर्पण से परावर्तित हुई और ये फोकस से होकर चली गई। ठीक है, अब मैंने आपको यहाँ एक बात सिखाई थी, या तो आप सीधे पी से यूं आ जाना और इसको यूं ले लेना, मतलब जितने एंगल पर आना उतने एंगल पर यहाँ टर्न हो जाना, तो सेकंड लाइन ये बन जाएगी। और अगर आपकी इच्छा हो कि मैं सी की दिशा से जाऊं, देखिए यहाँ सी है, तो सी की दिशा में ऐसे ऊपर एक किरण ले जाऊं तो वो सी की दिशा से वापस आएगी इधर। ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने पिछली बार ऐसे बताया था आपको, है ना, तो इस बार मैं ऐसे बता देता हूं ताकि दोनों परिस्थितियां आप सीख जाए। कोई सा भी कर लीजिएगा आप, एक किरण तो फिक्स रखिएगा मुख्य अक्ष के समांतर और दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से। अब ये दूसरी है आपकी, तो दूसरी आप ऐसा ऐसा करिए, सी है ना, तो इस सी की दिशा से इसे आगे बढ़ेंगे तो पीछे भी उधर ही सी की तरफ ही आ जाएंगे। तो देखिए सेकंड में देखिए ये आप सी की दिशा से आगे बढ़े, है ना, तो ये दर्पण से परावर्तन के बाद ये सी से होकर ही आपको रिटर्न होना है। तो ये देखिए आप सी से होकर आप रिटर्न हो गए, ये इधर आगे गए थे सी की दिशा में और ये रिटर्न हो गए सी की दिशा से। अब आपकी ये 2 किरणें देखिए यहाँ आकर फैल रही है, डेफिनेटली आभासी रूप से यहाँ कहीं आकर मिलेगी। तो चलिए इनको मिला, इसको आभासी रूप से आगे बढ़ाना डैश 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 करते हुए, इसको भी आभासी रूप से आगे बढ़ाना डैश 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 करते हुए, बढ़ा दीजिए। तो पहली किरण को आभासी रूप से आगे बढ़ाया आपने डैश करते हुए, अब दूसरी किरण को भी आभासी रूप से आगे बढ़ाइए डैश करते हुए, और देखिए ये दर्पण के पीछे यहाँ आकर मिल गई इस पॉइंट के ऊपर, ये यहाँ मिली है, और इसको ये आभासी किरण है बेटा, और ये आभासी प्रतिबिंब बनेगा आभासी किरणों के मिलने से, है ना, मतलब आभासी रूप से मिलती हुई प्रतीत होती है, सरल शब्दों में कहें। तो अब इसको क्या हो गया, ये आपका प्रतिबिंब हो गया आर एस, मतलब ए बी आपकी क्या थी, वस्तु थी, और उसका आर एस क्या बन गया, प्रतिबिंब। अब ध्यान से देखिए आपका चेहरा था ध्रुव और फोकस के बीच में इतना सा बड़ा, और इस दर्पण ने बना दिया इतना बड़ा, मतलब ए बी का प्रतिबिंब बना आर एस, ए बी वस्तु आर एस प्रतिबिंब। जब चेहरा इतना बड़ा दिखेगा दर्पण के अंदर आभासी रूप से, सीधा दिखेगा, आभासी दिखेगा और साइज में बड़ा दिखेगा, तो आपको शेविंग करने में आसानी होगी कि नहीं होगी। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि अवतल दर्पण का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग, तो शेविंग मिरर में बहुत सारे उपयोग है अवतल दर्पण के। तो कई बार तो एग्जाम में ऐसे ही पूछ लेते हैं कि शेविंग मिरर में किस प्रकार उपयोगी है, तो आप कहना ठीक है, शेविंग मिरर में इस प्रकार उपयोगी है कि वस्तु को उसके ध्रुव और फोकस के बीच में रखते हैं, तो जो दर्पण है ना, मतलब वस्तु को हम उसके ध्रुव और फोकस के बीच में रखते हैं, तो वो जो अवतल दर्पण है वो उसका सीधा आभासी और बड़ा प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के अंदर या दर्पण के पीछे बना देता है। तो दर्पण के पीछे जब सीधा आभासी और बड़ा प्रतिबिंब बन जाता है तो हमें दाढ़ी बनाने में सुविधा होती है। तो ये आपका एक बहुत महत्वपूर्ण आपका हो गया कि शेविंग मिरर में जो है हम अवतल दर्पण का उपयोग कैसे करते हैं। अगर एक बार में नहीं समझ में आए तो आप फिर से जब आप पढ़ने बैठे, जब आप इसको लिखेंगे, तब आप इसको क्या करिएगा, आप इसको दोबारा से सुन लीजिएगा। मैंने बता दिया, अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे कि इसके ध्रुव और फोकस के बीच में जब वस्तु को रखा जाता है, छठी स्थिति नोट कर लीजिएगा आप, तो ध्रुव और फोकस के बीच में रखा जाता है, तो दर्पण द्वारा जो है उसका सीधा आभासी और क्या होता है, बड़ा प्रतिबिंब। मतलब वस्तु ये यहाँ देखिए, आपको कुछ नहीं, ये यहीं से उतार दीजिएगा ले आप, कि वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में होती है। जब भी अवतल दर्पण में वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में होती है, तो दर्पण के द्वारा क्या होता है, या अवतल दर्पण के द्वारा उसका जो है वस्तु से बड़ा, सीधा और आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन जाता है। तो ये सीधा, आभासी और बड़ा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन गया। वस्तु कहां थी, ध्रुव पी और फोकस एफ के बीच में, ध्रुव और फोकस के बीच में। प्रतिबिंब कहां बना, दर्पण के पीछे। कैसा बना, वस्तु से बड़ा बना,
और कैसा बना है, सीधा। देखिए इसका टिप भी ऊपर है, इसका टिप भी ऊपर है, तीर का निशान, टिप मतलब ऊपर वाला हिस्सा। जैसे अगर हम खड़े हो जाए तो हमारा सिर, तो ये हमारा सिर है, तो ये भी हमारा सिर है। और कैसा बना है, आभासी बना है, क्योंकि ये आभासी किरणें यहाँ मिलती हुई प्रतीत हो रही थी, आभासी किरणों के मिलने से बन रहा है। तो ये दर्पण के पीछे वस्तु से बड़ा सीधा और आभासी प्रतिबिंब हमें प्राप्त हो रहा है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हमारा शेविंग मिरर है, ये पहला अवतल दर्पण का उपयोग हो गया। मैंने आपको समझाया इसलिए कि कई बार केवल लिस्ट बनाने को आती है परीक्षा में कि अवतल दर्पण के उपयोगों की सूची बनाई, तो आपको केवल इतना ही लिखना है, दाढ़ी या हजामत बनाने में या शेविंग बनाने में, बनाने वाले दर्पण के रूप में या शेविंग मिरर में। लेकिन अगर वो पूछ ले कि शेविंग मिरर में किस प्रकार उपयोगी है, तो फिर आपको इसको पूरा क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, इस तरीके से चित्र बनाकर, ये ऐसा लिखकर, है ना। और वैसे भी अवतल दर्पण की छठी स्थिति है, तो चित्र तो आपको सीखना ही है, तो बस आपका दोनों काम हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ूं क्या। अब मैं इसका दूसरा उपयोग आपको बताने जा रहा हूं अवतल दर्पण का, है ना। ये सबसे महत्वपूर्ण उपयोग हो गया आपका शेविंग मिरर में, और इसका डायग्राम हो गया। अब दूसरा उपयोग देखेंगे, जो आपकी जो टार्च होती है, टार्च के अंदर भी जो रिफ्लेक्टर बोलते हैं ना अपन, रिफ्लेक्टर, है ना, या जो आपकी जो सर्च लाइट होती है, जिससे लोगों को ढूंढने का काम किया जाता है, बड़ा सारा जो है वो समांतर किरण पुंज देती है वो रिफ्लेक्टर लाइट। जैसे ऐसे 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 एक ऐसे 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 सीधी सीधी लाइनें ढेर सारी, सीधी सीधा बिल्कुल एकदम ऐसे प्रकाश जाता है उसमें, ऐसे मतलब समांतर प्रकाश का जो एक समांतर बड़ा शक्तिशाली किरण पुंज जाता है ऐसे एकदम से भपके के रूप में ऐसे। तो वो एक्चुअली अवतल दर्पण का जो उपयोग है वो यही है कि टार्च में, टार्च हो गई या सर्च लाइट हुआ, अभी आगे आएगा सर्च लाइट, है ना, हेडलाइट भी। हेडलाइट किसकी, गाड़ियों की, गाड़ियों के हेडलाइट में भी होता है ऐसा। ये प्रकाश का हम शक्तिशाली किरण पुंज प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग करते हैं अवतल दर्पण का। तो ये सेकंड उपयोग है, टार्च, गाड़ियों के हेडलाइट, सर्च लाइट वगैरह में। तो ये यहाँ क्या होता है, इस तरीके से ये कॉन्केव सरफेस या अवतल दर्पण का ये सतह इस तरीके से होती है। ये देखिए ये कॉन्केव सरफेस है टार्च में। देखिए ये जो दिखते हैं ना टार्च में, आपको ये वाला देखा होगा आपने, टार्च खोल के देखना कभी उसका ढक्कन ऊपर से, तो यहाँ आपको अवतल दर्पण आपको दिखाई देगा। एक्चुअली क्या होता है देखिए, उसमें होता क्या है कि यहाँ रहता बल्ब, ये बल्ब है, यहाँ अंदर बीचों बीच में बल्ब रहता है, इसके इस जगह बल्ब रहता है, ये बल्ब है। अब अवतल दर्पण में हमें पता है कि फोकस से आने वाली जो किरणें होती है वो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के क्या होती है, समांतर हो जाती है। तो अगर फोकस पर बल्ब है, ठीक है, अब इस बल्ब से आने वाली प्रकाश किरणें जब दर्पण पर गिरेगी, मतलब यहाँ बीचों बीच में फोकस पर बल्ब हो गया, और इससे आई प्रकाश की किरणें ये यहाँ गिरेगी इस पे, ये दर्पण पे। तो जब गिरेगी तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। तो जब ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी तो एक शक्तिशाली समांतर किरण पुंज मिलेगा कि नहीं, ये प्रकाश की किरणों का बड़ा भारी पुंज, बड़ा भारी भपका आपको ऐसे समांतर प्राप्त होने लगेगा। देखिए ये यहाँ से चार किरणें, देखिए यहाँ ध्यान से, एक रेड, ये टकरा कर लौटी रेड, ये एक दूसरी ग्रीन, ये टकरा कर लौटी ग्रीन, ये देखिए तीसरी, ये टकरा कर लौटी, ये देखिए चौथी, ये टकरा कर लौटी। देखिए चार गई उस पर और चारों टकरा कर लौटी, और चारों देखिए समांतर है, दो ऊपर और दो नीचे और समांतर है एक दूसरे के, और ये ऐसे ही आगे बढ़ेगी। तो फिर जब ये ऐसे आगे बढ़ेगी तो क्या होगा, टार्च की बड़ी अच्छी लाइट मिलेगी, गाड़ियों की जोरदार हेडलाइट मिलेगी, और सर्च लाइट या किसी को ढूंढने में भी बहुत मजा आएगा। तो ये अवतल दर्पण का हमारा दूसरा उपयोग है कि टार्च, गाड़ियों की हेडलाइट और सर्च लाइट में इसका उपयोग किया जाता है, ताकि हमें प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त हो सके। हमें बड़ी संख्या में, शक्तिशाली का मतलब बड़ी संख्या में समांतर प्रकाश की किरणें मिल जाए, ताकि सामने अगर कोई वस्तु हो, तो गाड़ी में बैठे हैं तो उसकी हेडलाइट का लाइट इतना जोरदार हो कि हमें यहां कोई वस्तु दिख जाए, टार्च में दिख जाए, और सर्च लाइट में हम उसको ढूंढ सकें। तो याद रखिएगा, टार्च, गाड़ियों की हेडलाइट और सर्च लाइट में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। पहला मैंने दाढ़ी में बताया था, शेविंग मिरर में, और दूसरा मैंने बताया टार्च, गाड़ियों की हेडलाइट और सर्च लाइट में। तो इस तरीके से आपके दो उपयोग मैंने आपको अवतल दर्पण के बताएं। अगर परीक्षा में केवल उपयोगों की सूची बनाने को आती है तो कोई बात नहीं, आप केवल नाम लिखिएगा कि शेविंग मिरर में नंबर 1, नंबर 2 टार्च, गाड़ियों की हेडलाइट और सर्च लाइट में। लेकिन होता कैसे ये मुझे आपको समझाना जरूरी है, क्योंकि ये जो आप कॉन्सेप्ट समझते हैं
यही तो आपके जीवन में काम आएगा, यही तो आपको आईआईटी जेईई में ले जाएगा, यही तो आपको नीट में ले जाएगा, यही तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ले जाएगा। कि एक बार आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया तो आपको पता रहेगा कि टार्च गाड़ियों की हेडलाइट और सर्च लाइट में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, तब प्रकाश प्रकाश के स्रोत को कहाँ रखते हैं? तो आप कहेंगे साहब फोकस पे रखते हैं। फोकस पे रखते हैं तो वो क्या होता है कि वो जो भी किरणें अब उस दर्पण पे पड़ेगी तो टकराने के बाद वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, तो एक समांतर किरण पुंज मिलेगा। तो भाई सड़क पे अगर जाना है तो गाड़ी की हेडलाइट की लाइट तो सीधी होना चाहिए ना, सामने की तरफ। अगर आप सर्च लाइट में किसी को ढूंढना चाहते हैं तो क्या करेंगे? आपको लाइट, सीधी लाइट चाहिए, आप उसको जिधर मोड़ेंगे उधर वो समांतर किरण पुंज जाना चाहिए। टार्च में क्या होगा? समांतर किरण पुंज जाना चाहिए। आप टार्च को ऐसे करेंगे तो वो जिधर आप ले जाए उधर ही तो प्रकाश जाना चाहिए ना। तो ये आपके अवतल दर्पण के क्या हो गए? दूसरा आपका उपयोग हो गया। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। कई बच्चे क्या करते हैं, अवतल दर्पण के उपयोग याद नहीं होते तो फिर वो लिख देते हैं टार्च में, गाड़ियों के हेडलाइट में, सर्च लाइट में अलग अलग पॉइंट बना देते हैं। तो क्या ठीक है, मुझे मेरा सलाह है कि टार्च, गाड़ियों के हेडलाइट और सर्च लाइट का आपको एक ही पॉइंट बनाना चाहिए, क्योंकि तीनों में एक ही चीज होती है कि आप जो है प्रकाश, जो आपका जो जिससे प्रकाश निकलता है जैसे बल्ब वगैरह जो भी है, तो उससे जो है वो फोकस पे रखते हैं और उसके बाद में दर्पण से टकराने के बाद ये मुख्य अक्ष से समांतर हो जाती है और एक समांतर किरण पुंज प्राप्त होता है। तो ये अवतल दर्पण का हमारा दूसरा उपयोग हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है तीसरा हमारा उपयोग है सौर भट्टी में। अब इस सौर भट्टी में क्या होता है? देखिए सौर भट्टी में क्या होता है कि इसमें आप, यहां भी वही प्रोसेस है। ये देखिए यहां पर, ये देखिए ये सौर भट्टी का मैंने स्ट्रक्चर बना रखा है, ये यहाँ रिफ्लेक्टर लगे हैं देखिए। तो अवतल दर्पण का सौर भट्टी में उपयोग कैसे होता है? देखिए इस तरीके से होता क्या है कि ये आपका ऐसे यहां पर ये प्रकाश स्रोत रखा रहता है, ये प्रकाश स्रोत है और इस तरीके से अवतल डिजाइन किया जाता है इसको। तो अब क्या होगा कि ये वही हो रहा है, देखिए आप क्या हो रहा है। अब अगर मान लीजिए आप मुख्य अक्ष के समांतर आई तो क्या कर देंगे? दर्पण से टकराने के बाद ये फोकस पे आ जाएगी। तो यही हुआ ना, आप प्रकाश की किरणों को अगर फोकस करना चाह रहे हैं, देखिए अब ये देखिए अवतल है, अब अवतल ये प्रकाश गिरा है इस पे, है ना। अगर ये फोकस पे आया और यहां से यूं करा तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा, लेकिन अगर मुख्य अक्ष के समांतर किरणें इस पर आकर गिरी सौर भट्टी में तो जब मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें होगी तो वो क्या होगी? एक ही पॉइंट पर फोकस हो जाएगी ना। यहां दो बातें कह रहा हूं। अगर यहां स्रोत होता तो क्या होता? इससे जाती प्रकाश की किरणें और मुख्य अक्ष की क्या हो जाती? समांतर हो जाती। अब मैं दूसरी बात कह रहा हूं, अगर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आती है अवतल दर्पण में तो क्या होता है? देखिए ये देखिए, ये मुख्य अक्ष, ये काली वाली देखिए, चित्र को मैं बाद में समझाऊंगा। ये काली वाली मुख्य अक्ष देखिए, ये इसका फोकस है, ठीक है। अब ये मुख्य अक्ष के समांतर आई पहली किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आई दूसरी किरण, मुख्य अक्ष के समांतर लाया मैं तीसरी, मुख्य अक्ष के समांतर लाया चौथी। आपके समझाने के लिए, सारी कहां से जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। तो जितना सारा प्रकाश या सूर्य का प्रकाश यहां से कहीं से आ रहा होगा वो इस दर्पण से टकराने के बाद एक पॉइंट पर फोकस हो गया कि नहीं? तो यहां पर बड़ी मात्रा में आपको क्या हुआ? आपको क्या हुआ? बहुत टेम्परेचर यहां पर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अरे आप ये अवतल दर्पण लीजिएगा, ये अवतल दर्पण लीजिएगा और ध्यान रखिएगा, सूर्य के साथ जब भी आप काम करें तो सूर्य को आप बिल्कुल खुली आंखों से ऐसे देखना मत, और सूर्य का परावर्तित प्रकाश भी आप अपनी आंखों से इसमें देखना मत। आपको सिर्फ ये करना है कि सूर्य की तरफ इसको रखकर, जैसा कि आपकी एनसीईआरटी की बुक ने बताया कि इसको रखकर इसका एक वो देखिए ये प्रकाश आएगा। अब देखिए ये प्रकाश आया और इसको एक पॉइंट पर ये फोकस हो जाएगा, जैसा इसमें यहां हो रहा है आपके चित्र में सामने। अब जब ये फोकस हो जाएगा और वहां अगर एक कागज पड़ा होगा तो थोड़ी देर में वो कागज जल उठेगा। मतलब क्या हुआ? भट्टी हो गई कि नहीं हो गई? मतलब समांतर किरण पुंज आया और ये जो प्रकाश का देखिए, ये देखिए सूर्य, मैं आपको थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे समझाता हूं कि ये सूर्य से प्रकाश की किरणें आई, आपने उसको एक पॉइंट पर फोकस कर लिया, है ना, बड़ा एक तीक्ष्ण बिंदु पर आपने उसको ले लिया, तो यहां रखा हुआ कागज जल जाएगा। यही तो है वो सौर भट्टी में, इसी कॉन्सेप्ट का उपयोग होगा कि जिधर से भी प्रकाश आ रहा है ना, जिधर से भी प्रकाश आ रहा है ये सब एक पॉइंट पर फोकस कर लेते हैं, तो यहां टेम्परेचर क्या होगा? बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो सोलर फर्नेस में जो है अवतल दर्पण का उपयोग सौर भट्टी में किया जाता है। आपको एग्जाम में हो सकता है केवल यही लिखना हो, खाली सौर भट्टी में उपयोग किया जाता है, लेकिन मैंने आपको समझा दिया कि सौर भट्टी में कैसे उपयोग किया जाता है। आगे बढ़े। अब नेक्स्ट है, आपने देखा होगा कि जो डेंटिस्ट लोग होते हैं, है ना, वो मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने में इसका उपयोग करते हैं। तो मेरे कई स्टूडेंट डेंटिस्ट हैं, है ना, तो वो मुझे बताते हैं कि सर हमको बड़ा मजा आता है जब हम अवतल दर्पण का उपयोग दांतों को देखने में करते हैं, तो हमको इस बात को लेकर बड़ा मजा आता है कि आपने हमको इसको पहले पढ़ाया था स्कूल में और तब आपने ये उपकरण हमको दिखाया था।
तो हमने जब हम इसका यूज करते हैं तो हमको बातें याद आती। तो डेंटिस्ट जो होते हैं, डेंटिस्ट मतलब जो दांत का इलाज करने वाले जो होते हैं, वो क्या करते हैं, उनके पास एक ऐसा ऐसा उपकरण होता है। ऐसा आपने देखा होगा, आप कभी दांत, आप अपने या अपने परिवार के किसी सदस्य का दांत ठीक करवाने गए हो, तो आपने देखा होगा कि वो इस तरीके से इसको पकड़ के आपके दांत के ऊपर रखकर उसका बड़ा प्रतिबिंब ले लेते हैं। वही है आपका, ये क्या हुआ, बड़ा प्रतिबिंब कैसे ले लिया उन्होंने, ये इसको यहां तक लाए और ये बड़ा क्यों हो गया? आपको मालूम है बड़ा क्यों हो गया होगा वो? क्योंकि आपका ध्रुव और फोकस के बीच में रखा होगा, जैसे दाढ़ी बनाने में रखते हैं। तो ये उसका बड़ा और सीधा और आभासी प्रतिबिंब बना देगा। तो यहाँ इसको समझने या देखने में आसानी होती है ना? तो ये आपका जो डेंटिस्ट लोग हैं, वो मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने में भी इसका अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, और उसके लिए इस तरीके से एक उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो ये चौथा उपयोग हो गया इसका, कि डेंटिस्ट द्वारा मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने में इसका उपयोग होता है अवतल दर्पण का। तो अभी तक कितने उपयोग हो गए? पहला शेविंग मिरर में हुआ था, दूसरा दूसरा टार्च, सर्च लाइट और गाड़ियों की हेडलाइट में, तीसरा सौर भट्टी में, चौथा डेंटिस्ट द्वारा मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने में। अभी तक मैंने आपको कितने उपयोग बता दिए इसके? अभी तक मैंने आपको इसके 4 उपयोग बता दिए हैं, है ना? और वो क्यों होते हैं ये भी हमको पता चल गया कि बेसिकली जो है, एक तो वो ध्रुव और फोकस के बीच का कॉन्सेप्ट है, जो डेंटिस्ट द्वारा मरीजों के यार वो एक वहां पर वो दाढ़ी बनाने, शेविंग बनाने में। फिर वो है कि अगर फोकस से किरणें गई तो मुख्यस्क के समांतर हो जाती है। वो किस में यूज हुआ था? फोकस से गई और मुख्यस्क के समांतर, तो वो उसमें टार्च और सर्च लाइट में हुआ था। और अगर मुख्यस्क के समांतर आई और फोकस कर दिया सौर भट्टी में, है ना? तो ये जिसको जैसे कागज जलाना, सौर भट्टी का कॉन्सेप्ट दिमाग में रखोगे तो कागज जलाने का कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना, ठीक है ना? तो ये आपके 4 उपयोग हो गए। अब मैं और उपयोग आपको इसके बताता हूं। जैसे आपने देखा होगा कि वो जब गले या कान के डॉक्टर के पास आप जाते हैं, तो वो गले वगैरह में देखते हैं, कान की जांच करते हैं, तो एक हेड मिरर लगाते हैं वो ऐसे। जब आपको जांच के लिए आपके स्टूल पर आपको सामने बिठाते हैं और वो कुर्सी पर बैठते हैं, तो पहले ऐसा एक मिरर पहनते हैं, मतलब एक बेल्ट के द्वारा, एक जो दर्पण है, अवतल दर्पण को वो एक बेल्ट के द्वारा क्या करते हैं, वो एक बेल्ट की मदद से अवतल दर्पण को अपने सिर के ऊपर पहन लेते हैं। ऐसा ही है, इस तरीके से। अब आप कहेंगे इससे क्या होगा? होगा क्या कि प्रकाश स्रोत की मदद से क्या करते हैं कि इस दर्पण पर डालते हैं प्रकाश। तो जब इस दर्पण पर ये प्रकाश गिरेगा, है ना, तो परावर्तित प्रकाश जो है उसको एक आप उस कान के खास बिंदु पर क्या करते हैं, केंद्रित कर देते हैं। मतलब क्या हुआ कि प्रकाश स्रोत से क्या किया आपने, अवतल दर्पण पर प्रकाश डाला, और प्रकाश डाल पर क्या किया, जो रिफ्लेक्ट होगा प्रकाश, उसको उस खास जगह पर, गले या कान में उस खास जगह पर उसको क्या करेंगे, केंद्रित करके उसकी जांच करेंगे, उसको सेंट्रलाइज करते हैं, मतलब एक खास बिंदु पर उसको ले जाते हैं। तो ये एक अवतल दर्पण का बड़ा उपयोग है, ये गले और कान की जांच में डॉक्टर द्वारा हेड मिरर में। तो अब ध्यान रखना, जब भी आप गले और कान की जांच करवाने आपके परिवार के कोई सदस्य जाएं या आप साथ में जाएं, तो वहां डॉक्टर से जरूर चर्चा कीजिएगा कि सर ये तो समझ में आ गया आपने इसको सिर पर पहना, एक्चुअली ये वर्क कैसे करता है, तो वो आपको बताएंगे कैसे वर्क करता है। तो आप उस दिन अवतल दर्पण का एक परमानेंट उपयोग सीख जाएंगे हेड मिरर के रूप में, कि मिरर को जब हेड के ऊपर बांध दिया, देखिए एक्चुअली मिरर को जब हेड के ऊपर बांध दिया ये वाला, तो ये हो गया हेड मिरर। तो हेड मिरर, और हेड मिरर किस काम आता है, गले और कान की जांच के अंदर ये काम में आता है। और बता देता हूं मैं आपको, एक आपका ये है कि ऑप्थेल्मोस्कोप। ऑप्थेल्मोस्कोप क्या होता है कि ऑप्थेल्मोस्कोप आप जब जाएंगे, कहां पर जाएंगे आप जब किसी आंख के डॉक्टर के पास जाएंगे, तो वो क्या करता है, ऑप्थेल्मोस्कोप हाथ में पकड़ता है और आपके आंख को इस तरीके से, आपके आंख को ऊपर करके उस आंख के अंदर वो लाइट को डालकर कुछ देखता है। तो ये है ऑप्थेल्मोस्कोप। एक्चुअली क्या है, ऑप्थेल्मोस्कोप में क्या होता है, वो आपकी पुतली की जो जांच है ना, मतलब क्या करते हैं वो, आपके जो पुतली होती है उसकी जांच करने का वो काम उसकी मदद से करते हैं। मतलब आप सरल शब्दों में बोले तो आंखों की जांच करने में काम में आता है, तो इसको बोलते हैं ऑप्थेल्मोस्कोप। तो देखिए, अब आपके मैंने 6 उपयोग अवतल दर्पण के बताए हैं, इतने तो आपकी पुस्तक में भी नहीं है एनसीईआरटी की। तो आप ये जो 6 उपयोग हैं, इन उपयोगों को अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। ये अवतल दर्पण के आपके 6 उपयोग हो गए, है ना? तो आप एक बार आप इसको पूरा देख लीजिए, उसके बाद स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, आप उपयोगों की सूची बना लीजिएगा। अगर आपको चित्र बनाने में रुचि है तो वो भी बना लीजिएगा। अदरवाइज मैंने जो बातें बताई ना आपको, हेड मिरर,
ऑप्थेल्मोस्कोप, इनको आप गूगल सर्च कीजिएगा और बड़े मजेदार इनके पिक्चर वगैरह सब देखिएगा, अभी नहीं, जब ये क्लास पूरी हो जाए उसके बाद, और ये कैसे वर्क करते हैं सारा समझने की कोशिश कीजिए, आपको बहुत मजा आएगा। और बेसिकली मैं तो ऐसा चाहता हूं कि गूगल के बाद आप डॉक्टरों से भी बात कीजिए, उनके पास जाएं, जब उनको पूछिए कि ये कैसे वर्क करते हैं, तो आपको बहुत सारी बातें इस पे समझ में आएगी। तो 6 उपयोग कौन कौन से हुए, मैंने आपको जो बताया वो 6 उपयोग, एक मैंने आपको बताया, है ना, और भी बहुत सारे उपयोग हैं। ये टेलीस्कोप में काम आता है, सोलर कुकर में इसका यूज करते हैं, है ना, क्योंकि सोलर कुकर में भी क्या करते हैं, जब खाने को जब पकाना होता है तो फिर उसमें जो है अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, तो सोलर कुकर में भी इसका उपयोग करते हैं। टेलीस्कोप के अंदर आजकल जो है दर्पणों का बहुत ज्यादा उपयोग होता है, खासतौर पर अवतल दर्पण का इसमें टेलीस्कोप में बहुत ज्यादा उपयोग होने लगा है। और आजकल जो रिलायबल टेलीस्कोप है वो दर्पणों के ही बनते हैं। तो ये पहले वो क्या होता था, लेंस होते थे, तो उत्तल लेंस, अवतल लेंस, इस तरीके से। अब क्या होता है कि दर्पण का, अवतल दर्पण का काफी सारा उपयोग टेलीस्कोप में हो रहा है। तो ये आपके मैंने 7-8 उपयोग बता दिए आपको। आपको जो भी उपयोग अच्छा लगे आप एग्जाम में इनको लिस्ट आउट कीजिएगा। अगर वो पूछे कि अवतल दर्पण के 4 उपयोग लिखिए या 2 उपयोग लिखिए या 2 अवतल के 2 उत्तल के लिख दीजिए, तो आप उसको लिख सकते हैं। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। अब मैं अवतल दर्पण की अपनी बात को यहीं रोक रहा हूं। अब मैं नंबर आ रहा है मेरा उत्तल दर्पण के उपयोग। आगे बढ़े। ओके, अब उत्तल दर्पण के उपयोग में क्या होता है, देखिए, अगर आप उपयोग भूल जाते हैं तो मैं आपको एक बहुत बढ़िया बात बताता हूं। एक कार को दिमाग में रखना, तो जब, या अपनी मोटरसाइकिल को दिमाग में रखना, तो मोटरसाइकिल की जो आगे की हेडलाइट है उसमें तो अवतल दर्पण, या कार के आगे की जो हेडलाइट है उसमें अवतल दर्पण, और जो साइड ग्लास है ना, कार का जो साइड ग्लास या मोटरसाइकिल का जो साइड ग्लास होता है, साइड मिरर, वो आपका उत्तल दर्पण है ना, मतलब उत्तल मतलब ये वाला ऐसे उभरा हुआ रहेगा। एक्चुअली ये क्या करता है कि किसी भी वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता है। अब छोटा और सीधा बनाएगा, तो छोटा और सीधा बनाने से बहुत फायदे हैं। छोटा और सीधा बनाने से क्या फायदा है कि जैसे आप यहां पर ये देख रहे हैं, ये आपकी कार का जो साइड ग्लास है, इसको देखिए, कार का साइड ग्लास, इस कार के साइड ग्लास में पीछे से जो ट्रक आ रहा है वो छोटा दिख रहा है। और आपने भी देखा होगा अपनी गाड़ियों की, जो मोटरसाइकिल होती है या कार होती है, उसके अंदर क्या होता है, जब साइड ग्लास में आप देखते हो तो पीछे से आने वाला वाहन आपको छोटा दिखता है ना, तो उससे आपको अंदाजा लग जाता है कि ये गाड़ी पीछे आ रही है ना। लेकिन वहां पर भी एक दिक्कत है, थोड़ी सी दिक्कत ये है कि वो आपको थोड़ा दूर दिखता है, लेकिन एक्चुअली वो थोड़ा सा पास में होता है। इसलिए जब भी आप साइड मिरर में देखें तो आप ये मान के चलेगा कि वो ट्रक जितना दूर है, एक्चुअली वो उतना दूर नहीं है, उससे थोड़ा आपके नजदीक है। तो टर्न वगैरह लेने में थोड़ी सी आप सावधानी रखें। तो वाहनों के साइड मिरर में, अब साइड मिरर में कैसे, तो उत्तल दर्पण में तो एक ही तरीके से प्रतिबिंब बनता है, मैंने आपको सिखाया है, उत्तल दर्पण है आपका, है ना। कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। ये पी को क्या बोलते हैं हम, पोल, ध्रुव, एफ फोकस, सी वक्रता केंद्र। और उत्तल दर्पण में एक ही तरीके से प्रतिबिंब बनता है, एक ही तरीके से बनता है, मतलब सीधा, आभासी और छोटा। अब सीधा, आभासी और छोटा बनता है, तो ये देखिए, जब आप इसमें देखेंगे तो ये ट्रक आपको सीधा भी दिखेगा, आभासी भी दिखेगा, दर्पण के पीछे दिखेगा और छोटा दिखेगा, तो आप आराम से इसको देखेंगे। अब देखिए, और उसके लिए आप वस्तु को क्या करो कि पी और अनंत के बीच में कहीं भी एक निश्चित दूरी पर आप वस्तु होना चाहिए। अरे भाई, वो अनंत पे ही होगा मान लो, तो ट्रक थोड़ी दिखेगा आपके कांच में। तो पी और अनंत के बीच में, मतलब सीमित दूरी पर अगर कोई वस्तु हुई, 100 मीटर, 200 मीटर, 50 मीटर सीधी सड़क पर आपको दिख रही होगी, तो ये आपका सीधी जो आपका है, ये मतलब एक सीमित दूरी पर अगर मान लीजिए वस्तु आपके सामने रखी है, तो उत्तल दर्पण उसका कैसा प्रतिबिंब बनाता है, मैं एक बार चित्र में बता दूं ताकि आपको आगे समझने में उसको मदद मिले। हालांकि ये मैं पहले बता चुका हूं उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है। देखिए, एक वस्तु को खड़ा कर देते हैं इसके सामने, ये भी एक वस्तु होगी। ओके, ये इसके, ये ध्रुव, ये फोकस और ये वक्रता केंद्र, और वस्तु को इधर रखा। वस्तु को हमेशा इधर ही रखते हैं, लेफ्ट साइड में, याद रखिएगा। अब मैंने आपको सिखा रखा है एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर लाना है ना। और दर्पण से परावर्तन के बाद अगर अवतल होता तो फोकस से निकल जाती, उत्तल है तो ऐसा लगेगा जैसे फोकस से आ रही होती है, इधर ही जाएगी वापस पलट के। अरे भाई, ये तो यहाँ तो पॉलिश है ना, इधर तो आना ही नहीं, ये जाना तो उधर ही है ना। तो ये देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर लाए, ये लाए, चलिए मुख्य अक्ष के समांतर लाए। अब दर्पण से कर दो इसका परावर्तन, है ना, ये तो लेकर आ गए, ये आ गई मुख्य अक्ष के समांतर। अब दर्पण से परावर्तन करो, परावर्तन कर दो भैया, ये हो गया परावर्तन, ये दर्पण से हो गया परावर्तन। देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर है, ये मुख्य अक्ष है, काली वाली लाइन, तो इस काली वाली लाइन के समांतर लाए और दर्पण से परावर्तन के बाद ऐसे निकली। कैसे निकली, जैसे फोकस से आ रही हो, देख लो कैसे, जैसे फोकस से आ रही हो। और अभी आएगी, अभी मैं बता दूंगा, जैसे फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। तो एक तो हो गई ना आपकी, ये टकरा कर लौट गई, मुख्य अक्ष के समांतर आई और दर्पण से टकराने के बाद ऐसे लौटेगी जैसे फोकस से आ रही हो। दूसरी, आप सी की दिशा में ले आइए। अब सी की दिशा में जो आएगी ना, वो टकरा कर उसी दिशा में लौट जाएगी। ये सी की दिशा से लाना, बिल्कुल यहां से ऐसा मिले, स्केल यहां लंबी करके मिलाते हुए
अब क्या हो, देखिए आप, ये आई और ये टकराकर पुनः उसी दिशा में लौट गई, ये आई और ये लौट गई। अब दोनों को आभासी रूप से पीछे लाइए, तो इस पहली वाली को आभासी रूप से पीछे लाओ एफ तक, ये लाए आप, और दूसरी को आभासी रूप से पीछे ले जाओ सी तक, ये ले गए आप, ये एफ तक पीछे और ये सी तक पीछे, देखिए यहां मिल रही है आभासी रूप से, ये इस जगह, मतलब आभासी किरणें यहां मिल रही है। अब ये यहां मिल रही है, प्रतिबिंब ऐसा बन रहा है, ऐसा ही है, इतना सा बड़ा, लेकिन सीधा बन रहा है ना। तो ए बी का जो प्रतिबिंब बना ए डैश बी डैश, वो देखिए सीधा बना है, ये देखिए इसका टिप भी ऊपर, इसका टिप भी ऊपर, सीधा है, आभासी है, दर्पण के भीतर है लेकिन छोटा है, और ध्रुव और फोकस के बीच में, देखिए यहां आ गया। क्या करा आपने, वस्तु को एनीवेयर, वस्तु दर्पण के सामने एनीवेयर, लेकिन एक निश्चित दूरी पर हो, है ना, अनंत को छोड़कर, तो निश्चित दूरी पर होना चाहिए। अनंत पर अगर होगी वस्तु तो ये बिंदु बन जाएगा यहाँ पे, मतलब यहाँ प्रतिबिंब जो है आपका बिंदु आकार बनेगा, तो कोई मतलब नहीं उसका। दर्पण के सामने एक निश्चित दूरी पर रखें आप, और निश्चित दूरी पर जब आप रखेंगे तो आपका जो प्रतिबिंब है वो कहां प्राप्त होगा, आपका प्रतिबिंब ध्रुव और फोकस के बीच में मिलेगा। ये ध्रुव और फोकस के बीच में यहाँ आराम से सीधा भी दिखेगा, ये सीधा दिख रहा ट्रक, देखो आप, आभासी दिखेगा और साइज में छोटा रहेगा। साइज में छोटा रहेगा तो आप उसको अपने इस दर्पण के अंदर देख पाएंगे, तो साइज में आपका क्या हो गया, छोटा रहेगा। तो वाहनों के साइड मिरर के अंदर चूंकि आपको साइड ग्लास में छोटा दिखना है ट्रक को, पीछे से आ रहे ट्रक को, तो सीधा और सीधा भी देखना है, तो फिर सीधा भी देखना है, छोटा भी देख। अभी आप कहेंगे एक काम करें क्या, समतल दर्पण लगा लें। अरे भाई, जब समतल दर्पण आप लगा लेंगे तो वो क्या करेगा, समतल दर्पण तो एक दिक्कत खड़ी कर देगा। समतल दर्पण ये दिक्कत खड़ी कर देगा कि एक्चुअली समतल दर्पण होता है सीधा, मतलब फ्लैट होता है, वो ऐसा होता है, ये फ्लैट है, ये समतल दर्पण फ्लैट है। अभी कोई आप, ये मन में सवाल आ सकता है आपका कि सर ये जो वाहनों के साइड मिरर है उसमें समतल दर्पण लगा लें, ऐसा लगा लीजिए, एक दिक्कत होगी, ये क्या है, फ्लैट होने के कारण ये पीछे का बड़ा एरिया नहीं दिखाएगा, तो बिल्कुल इसके सामने होगा तो दिखेगा ट्रक, थोड़ा सा इधर उधर हुआ जैसे वो साइड देने में इधर उधर होता है फिर नहीं दिखेगा। एक्चुअली इसमें क्या है, इसमें ये है कि ये जो इसका ये वक्रित भाग जो है ना, ये वक्रित भाग, इसको देखिए, इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत व्यापक हो जाता है, क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रित है, ऐसे है, ऐसे 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 बाहर की ओर वक्रित है, तो इसका दृष्टि क्षेत्र मतलब इसकी जो देखने का एरिया है ना वो बहुत बड़ा हो जाता है, तो पीछे का एक बहुत बड़ा है व्यापक एरिया हम देख पाते हैं। इसलिए हम जो है समतल दर्पण का उपयोग नहीं करते, फिर यहाँ पे कैसा करते हैं, उत्तल दर्पण का। नहीं तो आप कहेंगे समतल में भी सीधा आभासी बना देता है, नहीं, लेकिन बड़ा एरिया नहीं दिखेगा, बड़ा एरिया देखना है तो उत्तल दर्पण का यूज करना पड़ेगा। तो चलिए अब आपको समझ में आ गया कि वाहनों के साइड मिरर में उत्तल दर्पण किस प्रकार उपयोगी है, क्योंकि वस्तु दर्पण के सामने जब निश्चित दूरी पर पड़ी होती है, या कोई ट्रक आपके दर्पण के सामने आपको होगा, तो वो उसका सीधा आभासी और जो साइज में छोटा प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के पीछे बना देगा, और हम अपने साइड ग्लास में उसको देख पाएंगे कि हमारे पीछे ट्रक आ रहा है, गाड़ियां आ रही, जो भी आ रही है। तो ये वाहनों के साइड मिरर में इसका उपयोग होता है। नेक्स्ट यूज हम इसका लेते हैं उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण का हम अगला उपयोग ले सकते हैं, देखिए कहा, स्ट्रीट लाइट के प्रकाश को बड़े एरिया में प्राप्त करने के लिए। जैसे आपका स्ट्रीट लाइट लगा है, मैं आपको चित्र भी बना देता हूं, जैसे ये स्ट्रीट लाइट है। अब स्ट्रीट लाइट में क्या करा, ये स्ट्रीट लाइट में आपने ये वाला, ये से स्ट्रीट लाइट का बल्ब है ना, और यहां आपने लगा दिया अवतल दर्पण, सॉरी उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर, ओके। तो ये उत्तल दर्पण लगा दिया। अब ये उत्तल दर्पण है, देखिए इसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा है, बाहर की ओर वक्रित है। अब ये जब प्रकाश की किरणें जब इस दर्पण पे पड़ेगी, तो दर्पण से पड़ने के बाद एक बहुत बड़े एरिया में फैलेगी। यही बात मैं आपसे कह रहा था कि एक बड़े एरिया को देखने में या एक बड़े एरिया में प्रकाश ले जाने में इसका बहुत उपयोग है। बड़े एरिया को देखने में मिल रहा है, बड़े एरिया में लाइट, बड़े एरिया को देखने में कहा मिला, साइड मिरर में। बड़े एरिया में प्रकाश ले जाने में कहा मिला, स्ट्रीट लाइट में। स्ट्रीट लाइट में आपने प्रकाश को कहां देख लिया, बड़े एरिया में देख रहे हैं, देखिए आप। अब देखिए यहां से ये प्रकाश की किरण चली है एक, ये दर्पण से परावर्तन के बाद यहां आ गई, ये दूसरी, ये यहां आ गई, तो देखिए एरिया बढ़ रहा है ना इसका। देखिए आप ऐसे गई तो इतना फैल गई, ये देखिए ये यहां आई, ये फैल गई, यहाँ ये फैल गई, तीसरा होगा तो ये यहाँ चली जाएगी, ये होगा तो ये यहाँ चली जाएगी। तो स्ट्रीट लाइट जो होगी उसको बड़े एरिया में फैलने में मदद कौन करता है, ये एरिया रिसीविंग लाइट। जितने एरिया में लाइट आ रही, कितना बड़ा एरिया हो गया, जबकि मिरर तो आपका इतना सही था, लेकिन एरिया इतना बड़ा हो गया। तो स्ट्रीट लाइट के प्रकाश को, और लाइट आपकी इतनी सी थी यहाँ, लेकिन इसके प्रकाश को बड़े एरिया में अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको उत्तल दर्पण का उपयोग करना चाहिए। तो उत्तल दर्पण का पहला तो हो गया था हमारा वाहनों के साइड मिरर में।
फिर मैंने कहा स्ट्रीट लाइट के प्रकाश को बड़े एरिया में प्राप्त करने में भी इसका उपयोग होता है। मतलब ये जो सड़क पर जो खंबे लगे होते हैं बिजली के, उसमें जो बल्ब लगे होते हैं, उन बल्बों में रिफ्लेक्टर के रूप में इसका उपयोग होता है और बड़े एरिया में प्रकाश को परावर्तित करने में इसका उपयोग होता है। तो हम कहते हैं स्ट्रीट लाइट में प्रकाश को बड़े एरिया में ले जाने में इसका यूज होता है। ओके, तो मेरे ख्याल से आपको ये मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए अब नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि अगर कोई बड़ा शॉपिंग मॉल है ना, आजकल तो सीसीटीवी कैमरे सब दूर होते हैं, पर वहां पर भी क्या होते हैं, बड़े शॉपिंग मॉल में जो ग्राहक होते हैं उनकी एक्टिविटीज क्या हो रही है, उनकी एक्टिविटी को देखने के लिए, उनकी गतिविधियों को देखने के लिए वो क्या कर रहे हैं, उसको देखने के लिए भी क्या होता है, देखिए ये आपका उसको देखने के लिए भी ये कौन सा दर्पण है, आपका उत्तल दर्पण है या कॉन्वेक्स मिरर है। तो ये क्या करेगा कि अपने पीछे का बहुत दूर तक का जो है, ये वैसा ही है जैसा आपका साइड ग्लास होता है, वैसे कि एक तो व्यापक क्षेत्र का जो है आपको प्रतिबिंब मिलेगा, हालांकि छोटा मिलेगा, सीधा मिलेगा, बट आभासी सीधा तो मिलेगा ना, छोटा मिलेगा पर सीधा मिलेगा, और एक बड़े एरिया का मिल जाएगा। तो अगर आपने अपने पास में जहां बैठे हैं वहां आपने अगर एक उत्तल दर्पण लगा लिया, और उत्तल दर्पण लगा लिया तो बड़े एरिया को रिसीव कर लेगा, मतलब बड़े एरिया से आपको क्या करेगा, प्रतिबिंब दे देगा, और आप वहां बैठे बैठे देखते रहेंगे, है ना। एक्चुअली क्या है कि सीसीटीवी का तो फुटेज आएगा, अभी तो यहाँ सीधे सीधे आप उसको देख पाएंगे। तो बड़े शॉपिंग मॉल में ग्राहकों की गतिविधियों पर निगाह रखने में भी क्या होता है, आपका उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। तो ये उत्तल दर्पण के आपके 3 उपयोग आप लिखिएगा, अवतल दर्पण के आप 3-4 लिख दीजिए जितना आप चाहें। तो ये जब आप लिखेंगे तो आपको एग्जाम में पूरे मार्क्स। चित्र बनाने की आपको आवश्यकता नहीं, लेकिन समझना है तो आप एक काम कीजिएगा, अभी अपनी कॉपी में चित्र अवश्य बनाइएगा, क्योंकि आपको 2 चित्र तो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। 2 कौन कौन से? एक तो आपका वो शेविंग मिरर वाला चित्र पूछा जा सकता है कि ध्रुव और फोकस के बीच में छठी स्थिति, है ना, तो वो तो आपकी छठी स्थिति में बन ही चुका है, जो छठी स्थिति का चित्र है ना उत्तल दर्पण का, वो बन चुका है। और अगर आपका उत्तल दर्पण में अगर वो साइड मिरर का पूछते हैं, तो साइड मिरर का उत्तल दर्पण का हमारा चित्र हम पहले ही बना चुके हैं उसको, तो ये वो चित्र एग्जाम में पूछे जा सकते हैं।